आप सभी को प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने बीएससी फाइनल ईयर की लास्ट क्लास में जो पेपर नंबर 2 अपन ने स्टार्ट किया था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। तो उसमें अपन ने सम्मिश्र संख्या के बारे में कुछ नॉलेज ली थी। सम्मिश्र संख्या की जो छोटी छोटी बातें अपन 11th क्लास में बेसिक चीज़ें जो पढ़ के आए थे कि सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट क्या होता है, संयुग्मी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का जो योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब इस क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। तो आप आज इस क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड पेपर की यूनिट नंबर फर्स्ट, और चैप्टर है थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है विश्लेषक फलन। तो सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे, पहले समझेंगे, लिखना अभी कुछ भी नहीं है। अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्लेषक फलन। ये चैप्टर अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने बीएससी सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस बुक पढ़ी थी, वास्तविक विश्लेषण जो बुक पढ़ी थी, उसमें अपन ने वास्तविक विश्लेषण जो बुक में जो वास्तविक फलनों की सीमा निकाली थी, उसकी अवकलनीयता की जांच की थी, सांतत्यता की जांच की थी। तो उसी प्रकार इसमें भी अपन सम्मिश्र संख्या के जो फलन होते हैं, सम्मिश्र चर के जो फलन होते हैं, उसकी भी सीमा, अवकलनीयता आदि को सीखेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम्मिश्र चर का फलन, जो फर्स्ट अपना टॉपिक आता है, अपन पढ़ रहे हैं सम्मिश्र विश्लेषण, और उसमें भी चैप्टर नंबर 3 है विश्लेषक फलन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सम्मिश्र चर का फलन क्या होता है। अपना टॉपिक है सम्मिश्र चर का फलन। ठीक है, अपन ये पढ़ रहे हैं। अब जब अपन ने रियल एनालिसिस पढ़ी थी, तो वहां पे अपन ने कोई फलन मान लो u ले लिया, जिसको अपन क्या लेते थे, fx, और ये x क्या था, एक वास्तविक मान था, रियल पार्ट था, वास्तविक भाग था। तो जिस प्रकार वास्तविक एनालिसिस में जो अपन फलन ले रहे थे u बराबर fx, तो उसी प्रकार सम्मिश्र विश्लेषण में भी अपन एक फलन लेंगे w, जिसको अपन लिखेंगे fz से। और z यहाँ पे क्या है, सम्मिश्र संख्या है, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो अपन सम्मिश्र संख्या के जो फलन है, सम्मिश्र संख्या का जो फलन है, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे w से, और उसका जो मान होता है वो होता है fz, और जो z होता है वो होता है सम्मिश्र संख्या होता है, जो आपने पढ़ा है। और इसका मान क्या होता है z का, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसका मान होता है x प्लस आयोटा y। z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो ये होता है अपना सम्मिश्र चर का फलन, यानी फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, सम्मिश्र चर के जो फलन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो। फर्स्ट होता है एक मानी फलन, सिंगल वैल्यू फंक्शन, एक मानी फलन, सिंगल वैल्यू फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और जो दूसरा होता है अपना, वो होता है बहुमानी फलन, बहुमानी फलन। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये दो फलन होते हैं। अब पहले देखते हैं कि एक मानी फलन क्या होता है और बहुमानी फलन क्या होता है। मैंने सम्मिश्र संख्या के फलन को किससे डिनोट किया, w से, और w बराबर क्या है अपना fz, ये मान है। जो एक मानी फलन अपना होता है कि z के प्रत्येक मान के लिए w का, यहां पे अपन z का कोई भी मान ले अपनी मर्जी से, तो z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक मान मिले, केवल कितना मान मिले, एक मान मिले, तो वो तो होता है एक मानी, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और z के प्रत्येक मान के लिए w का एक से अधिक मान मिले, एक या एक से अधिक मान मिले, वो होता है बहुमानी फंक्शन। ठीक है, एक से अधिक मिलेगा, दो या दो से अधिक जितने भी हों, वो 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो वो हो जाता है बहुमानी फंक्शन। ठीक है सर, बहुमानी फलन। तो ये होते हैं एक मानी फलन और बहुमानी फलन। मैंने कोई फंक्शन लिया w जो fz है, तो z के प्रत्येक मान के लिए अगर w का केवल एक मान मिले तो वो तो होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन, और एक से अधिक मान मिले तो वो होता है बहुमानी फलन यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो अपन आगे पढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं। अब जब अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस वास्तविक जो विश्लेषण जो बुक पढ़ी थी तो उसमें वास्तविक फलनों की सीमा के बारे में पढ़ा था। तो जिस तरह वास्तविक फलनों की सीमा होती है उसी तरह अपनी होती है सम्मिश्र फलनों की सीमा। तो सबसे पहले वास्तविक फलनों की सीमा देखते हैं क्या होती है, जो अपन बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के आ रहे हैं। कुछ पुरानी बातें रिपीट करते हैं। वास्तविक फलनों की सीमा, मैंने मान लो कोई लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये फंक्शन ले लिया fx, ये मैंने कोई सीमा ले ली। तो जो ये सीमा है, जो ये लिमिट है, ये कब मौजूद होगी, कब ये मौजूद होगी, ये होगी जब इसका LHL यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर किसके हो, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, यानी कि दोनों लिमिट मौजूद हो और दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तो तब ये सीमा, ये लिमिट अपनी मौजूद होती है। तो जो अपना RHL होता है राइट हैंड लिमिट, वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और f a प्लस h, और जो LHL होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो होती है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और f a माइनस h। ये आप 12th क्लास में भी पढ़ के आ रहे हो अवकलनीयता और सांतत्य में, ठीक है। तो ये तो होता है, ये सब मान होते हैं वास्तविक फलन के लिए। कौन से फलन के लिए, वास्तविक फलन के लिए, यानी कि जब x हो, कोई रियल फंक्शन हो, उसके लिए होता है। अब इसको ऐसे संख्या रेखा पे दर्शाने की कोशिश करें तो क्या होगा, मान लो ये माइनस इंफिनिटिव है और ये प्लस इंफिनिटिव है, तो एक साइड तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और एक साइड राइट हैंड लिमिट होगी। तो मान लो यहाँ पे कोई मैंने a ले लिया, तो देखो दोनों तरफ से जब आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड से आएंगे, तो दोनों का मान a पे आके मिलेगा, दोनों का मान इसके लिए बराबर होगा। तो ये जो वास्तविक फलन के लिए था, तो ये तो दो ही लिमिट होती है, यानी कि दो ही साइड से आती है। अब अपन बात करते हैं सम्मिश्र फलन के लिए। सम्मिश्र फलन के लिए बात करें तो एक बार सभी इधर ध्यान देंगे। सम्मिश्र फलन के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में सम्मिश्र तल के बारे में बताया था। सम्मिश्र तल ये होता है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। अब देखो ये तो जो एक्स एक्सिस होता है वो तो रियल एक्सिस होता है, वास्तविक अक्ष, और जो वाई एक्सिस होता है ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस यानी कि काल्पनिक अक्ष होता है। क्योंकि जब अपन z को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा y, और x क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट, क्या है, रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, और y क्या है, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। तो ये x एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस होता है, y एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, यानी कि काल्पनिक अक्ष होता है। अब इसकी बात करें तो देखो इस ए तक अपन यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि 360 डिग्री में से कहीं से भी अपन किसी भी रास्ते से ए तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वास्तविक फलन में सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो लेफ्ट हैंड साइड से आते या राइट हैंड साइड से आते, और यहाँ पे देखो कहीं से भी अपन आ सकते हैं, एक्स एक्सिस से भी आ सकते हैं। मान लो कोई पॉइंट ले लूं मैं, मूल बिंदु पे, ओरिजिन पे ले लूं, तो एक्स एक्सिस से भी आ सकते हैं, वाई से भी आ सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि चारों दिशाओं में से कहीं से भी आ सकते हैं। तो जो सम्मिश्र फलन के लिए जो लिमिट होती है उनमें कोई फिक्स साइड नहीं होती कि LHL या RHL, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ होता है वास्तविक फलनों के लिए। आई बात समझ में, ठीक है। अभी आपको प्रॉपर तरीके से लिखवाएंगे, एक बार थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लिखवा देते हैं इनको। तो सबसे पहले लिखेंगे आप, यूनिट फर्स्ट डाल लेंगे, और उसमें जो अपनी JPH की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है विश्लेषिक फलन, यूनिट फर्स्ट से। यहीं से अपना सिलेबस अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 से, और फिर आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो ऊपर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है विश्लेषिक फलन। और उसमें सबसे पहले जो हेडिंग अपने को लिखनी है वो लिखनी है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर का फलन। क्या लिखनी है अपने को? सम्मिश्र चर का फलन। ये अपने को फर्स्ट हेडिंग लिखनी है। अभी मैंने आपको बताया सम्मिश्र चर के फलन को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। अपन करते हैं W बराबर FZ, और यहाँ पे Z क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा? X प्लस आयोटा Y। ये होता है अपना सम्मिश्र चर का फलन, जहां पे जो Z है वो है अपना सम्मिश्र चर, सम्मिश्र चर है, ठीक है। और इसका मान होता है x प्लस आयोटा y। तो फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर का फलन, और उसमें लिख लेंगे W बराबर FZ, जो Z है सम्मिश्र चर है और उसका मान होता है Z प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। इसको लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। लिख लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, यानी कि सम्मिश्र चर के फलन भी जो दो प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपको अभी बताया था। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? सेकंड होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, एक मानी एवं बहुमानी फलन, एक मानी एवं बहुमानी फलन, ये अपन पढ़ रहे हैं। इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैंने बता तो दिया अभी क्या होता है, आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं मान लेता हूं सम्मिश्र चर का फलन कोई माना, इस सम्मिश्र चर का फलन है W, उसका मान क्या है अपने पास? Z। क्या है मान? Z, ठीक है। तो केस फर्स्ट है, जो फर्स्ट डेफिनेशन होगी वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन की होगी। वो कैसे? कि Z के प्रत्येक मान के लिए, Z के प्रत्येक मान के लिए W का केवल एक मान प्राप्त हो, एक मान प्राप्त हो। यानी कि इधर Z का मान अपन कुछ भी लें, कोई भी मान ले, लेकिन W का भी क्या मिलना चाहिए? सिर्फ केवल और केवल एक ही मान मिलना चाहिए, तो वो होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि एक मानी फलन। सेकंड क्या होता है? इसको लिख लो, एक मानी फलन कहलाता है, एक मानी फलन कहलाता है। सेकंड क्या है अपना? Z के प्रत्येक मान के लिए, Z के प्रत्येक मान के लिए W के दो या दो से अधिक मान प्राप्त हों, दो या दो से अधिक मान प्राप्त हो, वो अपना जो कहलाता है वो कहलाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बहुमानी फलन, ठीक है, बहुमानी फलन कहलाता है। तो ये हो गए अपन ने सबसे पहले पढ़ा सम्मिश्र चर के फलन। उसके बाद अपन ने पढ़ा सम्मिश्र चर के फलन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक मानी फलन और दूसरा होता है बहुमानी फलन। कोई फंक्शन है सम्मिश्र चर का जो फंक्शन है W बराबर FZ, Z का मान, Z के प्रत्येक मान के लिए W का एक मान प्राप्त हो तो एक मानी, और एक से अधिक या दो से अधिक प्राप्त हो तो वो बहुमानी फलन कहलाता है। इसको उतार लीजिए आप, फिर
फिर आगे पढ़ते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सम्मिश्र फलन की सीमा। इसको उतारिए, फिर अपन पढ़ते हैं सम्मिश्र फलन की सीमा। जिस प्रकार से वास्तविक फलन की सीमा होती है, मैंने आपको अभी बताया, उसी प्रकार से सम्मिश्र फलन की सीमा होती है। बस डिफरेंस क्या होता है, दोनों में फर्क होता है कि जो वास्तविक फलन की सीमा होती है उसमें एक तो LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एक दूसरी क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। लेकिन सम्मिश्र फलन की सीमा में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि सिर्फ दो ही लिमिट हो। अपन चारों दिशाओं से किसी भी रास्ते से उसके मान तक पहुंच सकते हैं, वो भी आपको बना के दिखाएंगे। आप इसको उतारिए एक बार। अब अगली हेडिंग डाल देंगे सम्मिश्र फलन की सीमा, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन की सीमा। तो सम्मिश्र फलन की सीमा, जिस प्रकार आप देखो जो वास्तविक फलन की सीमा है उसे कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x), ये होती है वास्तविक फलन की सीमा। तो इसी प्रकार सम्मिश्र फलन की सीमा को लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू z0। ठीक है, z टेंड्स टू z0 और ये हो जाएगा f(z). जिस प्रकार से वास्तविक फलन की सीमा में x वास्तविक मान होता है, उसी प्रकार सम्मिश्र फलन की सीमा में जो z है ये क्या है, सम्मिश्र चर है, सम्मिश्र चर है। और जो लिमिट होगी वो z से z0 होगी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और इस तक पहुंचने के मान लो इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें सम्मिश्र तल में, तो मान लो ये a है तो ये हो जाएगा, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यानी कि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होगा कि केवल LHL होगी या RHL होगी। यहाँ इसके पास आने के अपने पास कई रास्ते हैं इसके मान को निकालने के। किसी भी रास्ते से अपन किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। इसको उतारिए, फिर अपन आगे करते हैं। अब अपन ने सम्मिश्र फलन की जो सीमा पढ़ ली, तो सम्मिश्र फलन की सीमा के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं कि सम्मिश्र फलन की सीमा कैसे निकाली जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, सम्मिश्र फलन की सीमा को। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, ये मैं इसको साफ कर देता हूं। तो एक एग्जाम्पल करने से पहले अपन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, सम्मिश्र चर का फलन, सम्मिश्र चर का फलन। ठीक है, सम्मिश्र चर का फलन क्या होता है, W बराबर होता है FZ, और Z क्या है यहाँ पे, सम्मिश्र चर। उसके बाद पढ़ा अपन ने ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक मानी फलन, क्या होता है, एक मानी फलन, और नंबर सेकंड क्या होता है अपना, बहुमानी फलन, बहुमानी फलन। ये पढ़ा अपन ने।
यानी कि z के प्रत्येक मान के लिए w का केवल एक मान मिले तो एक मानी फलन, z के प्रत्येक मान के लिए w के एक से अधिक मान मिले तो बहुमानी फलन। और अभी अपन ने क्या पढ़ा, सम्मिश्र फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन की सीमा पढ़ा अपन ने अभी। वो क्या होती है, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट और f z, और z क्या है, सम्मिश्र चर है। अभी तक अपन ने इस क्लास में ये 4 टॉपिक पढ़े हैं, ये 4 कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। अब अपन सम्मिश्र चर की सीमा के ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि अपने इसको समझ में आ जाए कि सम्मिश्र फलन की सीमा को कैसे निकाला जाता है, कैसे इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सभी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अपन, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू 0, और यहां पे दे रखा है z बार या अपॉन z बार अपॉन z, ये दे रखा हो तो अपन को करना है कि ये विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट, ये अपने को एग्जिस्ट, ये अपने को प्रूव करना है कि प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिट, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z विद्यमान नहीं है, यानी कि अपने को सिद्ध करना है कि जो z बार अपॉन z है वो सीमा z टेंड्स टू 0 में एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें ये विद्यमान नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके अपन कोई भी 2 मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसके कोई भी 2 मान निकालते हैं। कहां पर निकालने हैं, सबसे पहले तो बात आती है कि इस फलन के जो ये अपने को लिमिट दे रखी है क्या, z बार अपॉन में z, इसके मान निकालने किस बिंदु पर है। तो देखो जो z है वह किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, और 0 कहां होता है सम्मिश्र तल में, 0 होता है मूल बिंदु पर, कहां होता है, मूल बिंदु को ही O बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो अपने को इस बिंदु पर ये निकालना है, ये सिद्ध करना है कि z टेंड्स टू 0 पर ये लिमिट विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, इस बिंदु पर करना है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये सम्मिश्र तल है, यहाँ मान लो मैं इसके मूल बिंदु की बात करूं कि मूल बिंदु के लिए अपने को कोई मान निकालनी है, कोई वैल्यू निकालनी है, तो निकालने के कितने मेथड बताए मैंने आपको, कितने तरीके बताए कि भाई इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी मान निकाल सकते हैं, एक्स अक्ष से भी निकाल सकते हैं, वाई अक्ष से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि 360 डिग्री में किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी बिंदु से आकर इसका मान अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस लिमिट का मान भी निकालना है, कहां से, z टेंड्स टू 0 से, और 0 पर निकालना है, यानी कि मूल बिंदु पर निकालना है। तो याद रखना, जब भी कोई मूल बिंदु पर अपने को मान निकलवाया जाए, मूल बिंदु पर, तो सबसे अच्छा जो रास्ता है, सबसे अच्छा जो मेथड है कि एक तो अपन x एक्सिस से आए और दूसरा किससे आए, y एक्सिस से आए या y एक्सिस से आए। आई बात समझ में। तो अपन 2 ही मान निकालेंगे, 2 रास्तों से निकालेंगे, एक तो x एक्सिस से निकालेंगे और निकालेंगे दूसरा y एक्सिस से, ठीक है। तो करते हैं चलो इसको। तो सबसे पहले तो ये बताओ जो z होता है वो क्या होता है, सम्मिश्र चर यानी कि सम्मिश्र संख्या, और उसका मान क्या होता है अपने पास, बिकॉज अपने को लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है z टेंड्स टू 0 और z बार अपॉन z। अब अपन जानते हैं z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, और z बार क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, वो क्या होता है, x माइनस आयोटा y। तो z का मान भी अपन ने लिख लिया और z बार का मान भी लिख लिया। तो इसको आगे सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आयोटा y और नीचे x प्लस आयोटा y।
ये मान होगा कि नहीं होगा। अब अपने को मूल बिंदु पर निकालना है, 0 पर निकालना है, तो दो रास्तों से निकालेंगे, एक तो x एक्सिस से आएंगे और एक y एक्सिस से आएंगे। एक तो x एक्सिस से आएंगे और दूसरा y एक्सिस से आएंगे। अब आपने छोटी क्लासों में 10th क्लास में कि पढ़ा होगा कि जब कोई बिंदु x अक्ष पर उपस्थित हो, कौन से अक्ष पर उपस्थित हो, x अक्ष पर उपस्थित हो, तो वहां पे अगर बिंदु x अक्ष पे है तो y का मान 0 हो जाता है, अगर y पे है तो x का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अपन निकालते हैं इस बिंदु को दो रास्तों से, x और y अक्ष से। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो लिमिट है z टेंड्स टू 0 वो x अक्ष से अग्रसर है, x अक्ष से अग्रसर है। जो लिमिट है z टेंड्स टू 0 वो x अक्ष से अग्रसर है। तो क्या करेंगे अपन, जब लिमिट x अक्ष से अग्रसर है तो वहां पे y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस लिमिट में, इस मान में जहां जहां y है वहां पे y की जगह क्या कर देंगे अपन, 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट हो गई z टेंड्स टू 0 और जहां पे y है वहां पे 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0। सिर्फ क्या बचेगा, x अपॉन x, और इसका मान होता है 1। क्या होता है, 1। यानी कि जब लिमिट z टेंड्स टू 0 x अक्ष से अग्रसर थी तो फलन का मान क्या मिला, 1। अब सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस की बात करें, दूसरा रास्ता, वो क्या है, y अक्ष से। तो जो लिमिट है z टेंड्स टू 0 वो कौन से अक्ष से अग्रसर है, y अक्ष से अग्रसर है। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं, y अक्ष से अग्रसर है। तो y अक्ष से अग्रसर होगी तो वहां पे x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, जहां पे x है वहां पे 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस आयोटा y अपॉन आयोटा y। ये कट जाएंगे, क्या आएगा आंसर, माइनस का 1। देखो जब अपन x अक्ष वाले रास्ते से आए तो अपने को फलन का मान मिला 1, जब अपन y अक्ष वाले रास्ते से आए तो फलन का मान मिला -1। बोलो क्या दोनों मान सेम है, नहीं, सेम नहीं है। तो जब ये दोनों मान सेम ही नहीं है, यानी कि दोनों सीमाओं पर फलन का मान सेम ही नहीं है, तो क्या ये लिमिट एग्जिट करेगी, क्या ये लिमिट z टेंड्स टू 0 एग्जिट, विद्यमान नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों सीमाओं से मान अलग अलग प्राप्त हुए, डिफरेंट वैल्यू फाइंड हुई, प्राप्त हुए, अतः सीमा z टेंड्स टू 0 विद्यमान नहीं है। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था, जो अपन ने कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को देखेंगे। अपने को सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z विद्यमान नहीं है, यानी कि जो फंक्शन z बार अपॉन z है वो सीमा z टेंड्स टू 0 यानी कि z से और 0 की ओर जाते, 0 पर जाकर ये 0 पर ये विद्यमान नहीं होगी। तो कैसे करते हैं, अपने को पता है कि ये सम्मिश्र चर का फलन है, सम्मिश्र फलन का की सीमा है, तो यहाँ पे कोई दो रास्ते तो होंगे नहीं कि LHL और RHL, वो तो सिर्फ वास्तविक फलन के लिए होता है। तो यहाँ पे अनेक रास्ते होंगे। तो सबसे पहले अपन ने z का मान लिखा, क्या होगा, x प्लस आयोटा y। उसके बाद z बार का जो संयुग्मी है सम्मिश्र संख्या का, वो क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। तो ये मान रख दिए। अब देखो दो रास्ते, मैंने बताया कि जब भी मूल बिंदु पर मान निकलवाए तो दो रास्ते अपनाएंगे, एक तो x अक्ष वाला, एक y अक्ष वाला। ठीक है, तो देखो z टेंड्स टू 0 जो सीमा है, मान लो कि वो x अक्ष से अग्रसर है, यानी कि x एक्सिस से इधर आ रही है, मूल बिंदु की तरफ आ रही है। तो x एक्सिस से आ रही है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना y बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 0। तो y बराबर 0 हो जाएगा, y का मान 0 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x अपॉन x, यानी कि फलन का मान 1। y अक्ष से आएगा तो -1। देखो इस सीमा और इस सीमा, दोनों सीमाओं से मान अलग अलग प्राप्त हुए, अतः सीमा z टेंड्स टू 0 विद्यमान नहीं है।
ये आपका सवाल था। ऐसे लिमिट निकाली जाती है, ऐसे लिमिट के सवाल के सॉल्व किए जाते हैं। इसको एक बार आप उतार लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। उतार लिया होगा आपने, मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर पढ़ते हैं आगे। इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सीमाओं पे कुछ प्रमेय हैं, थ्योरम्स और ऑन लिमिट, वो पढ़ेंगे अब इसके बाद, थ्योरम्स ऑन लिमिट। अभी तक इस क्लास में अपन ने सबसे पहले पढ़ा सम्मिश्र चर का फलन। सम्मिश्र चर के फलन दो प्रकार के होते हैं, एकमानी फलन और बहुमानी फलन, ये दो पढ़े। फिर अपन ने पढ़ा सम्मिश्र फलन की सीमा, और सम्मिश्र फलन की सीमा पर ये एग्जाम्पल किया। अब अपन पढ़ रहे हैं सीमा पर कुछ प्रमेय हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, यानी कि कुछ थ्योरम्स हैं, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबका ध्यान बोर्ड पे उतारेंगे बाद में। अपन पढ़ रहे हैं लिमिट्स, थ्योरम्स ऑन लिमिट। सीमाओं पर प्रमेय। तो कौन कौन सी प्रमेय है वो देखो। मैं यहाँ पे दो सीमाएं मान लेता हूं। मैं मानता हूं, माना एक सीमा है अपनी, वो है एक लिमिट है, लिमिट z टेंड्स टू z नोट, और वो है एफ जेड। ठीक है, और इसको मान लेता हूं मैं एक के बराबर। किसके बराबर? एक के बराबर। और दूसरी लिमिट मानता हूं लिमिट z टेंड्स टू z 0, और ये है जी जेड। क्या मान लिया? जी जेड, इसको मान लिया मैंने b के बराबर। ठीक है, तो इस दोनों लिमिट्स पर कुछ प्रमेय है, वो प्रमेय कैसे है वो देखना है एक बार। तो फर्स्ट थ्योरम की अगर मैं बात करूं, मान लो कि लिमिट दे रखी हो z टेंड्स टू z 0, और ये दोनों सीमाएं जो दोनों फलन है वो क्या दे रखे हो? प्लस में, यानी कि एफ जेड प्लस जी जेड। तो ये कैसे सोल्व होगा? जो ये लिमिट है ये दोनों फलनों पर अलग अलग लग जाएगी। कैसे? लिमिट z टेंड्स टू z 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ जेड प्लस, ऐसे ही लिमिट z टेंड्स टू z 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी जेड। ठीक है, अगर दो फलन प्लस में हो और बाहर लिमिट सेम दे रखी हो तो दोनों पे लिमिट अलग अलग लग जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये तो प्लस था, बीच में माइनस भी तो हो सकता है, यानी कि एफ जेड माइनस जी जेड। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, और ये एफ जेड माइनस लिमिट
z टेंस टू z नॉट और ये जी जेड, ये माइनस के लिए हो गया, ठीक है। अब प्लस हो गया, माइनस होगा, इसी तरह क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। यानी कि दोनों फंक्शन किस में दे रखे हो, गुणा में दे रखे हो, तो बाहर निकल के ये भी अलग अलग हो जाएंगे। किस प्रकार से, लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड डॉट लिमिट z टेंस टू z0 और ये जी जेड, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फोर्थ थ्योरम की बात करें, गुणा हो गया, अब क्या हो सकता है, डिवाइड में भी तो हो सकते हैं दोनों। दोनों मान डिवाइड में भी तो हो सकते हैं, तो लिमिट भी अलग अलग लग जाएगी। डिवाइड लिमिट z टेंस टू z0 और ये जी जेड, 4 हो गई अपने पास। एक और बचती है अपनी जो थ्योरम है, वो क्या बचती है, ये फिफ्थ है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं कि लिमिट दे रखी हो z टेंस टू z0 और एफ जेड का बार दे रखा हो, तो इसमें क्या हो जाता है, एक का बार। ये अपनी सीमाओं पर प्रमेय है, इनको आप उतार लीजिए। तो आज अपन ने इस क्लास में सम्मिश्र चर के फलन, एकमानी फलन, बहुमानी फलन, सम्मिश्र चर की या सम्मिश्र फलन की सीमा, उस पे क्वेश्चन किया और उसकी कुछ थ्योरम्स अपन ने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे, अच्छा आप समझ में आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो के बारे में, क्लासेस के बारे में बताएं। धन्यवाद। इसको आप उतार लीजिए।